हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 23 फरवरी 2024 के बोर्ड में नागरिक शास्त्र का पेपर देने वाले हैं। तो हम एक नागरिक शास्त्र का वायरल पेपर लेकर आए हैं जो आपकी 23 फरवरी 2024 की बोर्ड एग्जाम में 100% ऐसे ही पेपर आएगा जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ये पेपर का आज की इस वीडियो में हम सोल्यूशन आप लोगों को देने वाले हैं कि आपको कैसे हल करना है। बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आ जाए इसको कैसे इसका उत्तर देना है। इसमें हम आपको पांचों तरह के प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं, पूरा सॉल्यूशन के साथ में बताएंगे जो आपके 23 फरवरी को 100 नंबर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो आज के इस वीडियो को कंप्लीटली आपको देखना है। मैं जितने भी मॉडल पेपर आप लोगों के लिए तैयार करा रहा हूँ सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि सारा प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में इसी से आएगा, बाहरी कोई भी प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं नागरिक शास्त्र का वायरल पेपर है। ये पेपर कोड भी देख सकते हैं 225 AL। अनुक्रमांक यहाँ पर रहेगा, नाम यहाँ पर रहेगा, क्योंकि ये पेपर आप अपने घर पर लेकर चले आएंगे। 340 पेपर कोड भी आप देख सकते हैं। पूर्णांक यहाँ पर देखिए 100 नंबर का रहेगा नागरिक शास्त्र का। समय यहाँ पर देखिए 3 घंटा 15 मिनट, यानी सभी के लिए समय वही निर्धारित रहेगा। उसके बाद में देखिए नागरिक शास्त्र में कौन सा निर्देश दिया हुआ जो कि सबसे पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या पूछा गया है, और इस पेपर को आप लोग भी हल कीजिए, यानी हमारे साथ में आप लोग भी हल कीजिए। और इस पेपर यानी ये पेपर भी आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कराता रहता हूँ। नोट्स हो गया और जो भी चीज़ें जो चाहिए आपकी तैयारी के लिए मैं वहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आ चुका है वो क्या है, कौन सा देश धुरी राष्ट्रों का सदस्य देश नहीं था। यानी कौन सा वो देश है जो धुरी राष्ट्रों का सदस्य देश नहीं था, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए 4 आपके पास ऑप्शंस हैं। ए आपका जर्मनी, बी इटली, सी आपका ब्रिटेन या डी जापान। इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इनमें से आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ब्रिटेन हो जाएगा जो कि धुरी राष्ट्रों का क्या है यहाँ पर सदस्य देश नहीं था, तो इनमें से ब्रिटेन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, ये देखिए, हिरोशिमा और नागासाकी किस देश में स्थित है। हिरोशिमा और नागासाकी ये किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर आप लोगों को भी पता होगा, यानी सभी विद्यार्थी को इसका आंसर मालूम होगा। नहीं मालूम है तो आप जान लीजिए, डी हो जाएगा जो कि अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या है बॉम्ब गिराया गया था। एक आपका था लिटिल बॉय बम, दूसरा भी था जो कि 1945 में गिराया था किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में। आप याद रखिए हिरोशिमा और नागासाकी वो जापान में स्थित है। तो दूसरे का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न। ये जो आपका एक प्रकार से जो पेपर है ये नागरिक शास्त्र का, आप लोग भी हल कीजिए। हमारे बताने से पहले इसका आंसर आप लोग भी जानते होंगे तो जरूर बताइएगा। तीसरा प्रश्न है, बार्लिन की दीवार कब खड़ी की गई। ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार्लिन की जो दीवार खड़ी की गई थी वो आपका 13 अगस्त 1961 को 13 अगस्त 1961 को डेट याद रखिएगा। और इसको गिराया भी गया था तो वो आपका 9 नवंबर यहाँ पर देखिए 9 नवंबर 1989 को इसको गिराया गया था। बार्लिन की दीवार को कितने को खड़ा गया था, 13 अगस्त 1961 को एक प्रकार से खड़ा किया गया था और 9 नवंबर 1989 को इसको गिरा दिया गया था। तो इनमें से आपका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। चौथा देखिए क्या है, सार्क थेरेपी का क्या अर्थ है। जो सार्क थेरेपी है इसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। चौथे प्रश्न का सही विकल्प बताइए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने काफ़ी बार बता दिए चुका हूँ इसका आंसर, आप लोगों को पता है तो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आघात पहुँचाकर उपचार करना। सार्क थेरेपी का यही अर्थ है कि आघात पहुँचाकर, यानी किसी देश के ऊपर आघात पहुँचाकर उसका उपचार करना, यही अर्थ है इसका। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न, बैंकॉक घोषणा पत्र किसके द्वारा यानी किस संस्था के द्वारा गठन किया गया था। जो बैंकॉक घोषणा पत्र है, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, देख सकते हैं। एक नंबर का है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी तैयारी को लेकर। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, आसियान हो जाएगा, जो कि बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा आसियान का गठन किया गया था। समझ में आ गया। तो 5वें का आपका डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर,
6 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, ये देखिए, गांधी जी की हत्या किस स्थान पर की गई थी, यानी कौन सा वो स्थान है जहां पर महात्मा यानी करमचंद महात्मा जी का एक प्रकार करमचंद गांधी जी का मृत्यु हुई थी, यानी उनकी हत्या की गई थी। तो कहाँ पर एक प्रकार से उनकी जो हत्या की गई थी, जो कि गोडसे ने क्या है गोली मार दी थी। तो इनमें से जो 6 नंबर है, 6 नंबर का आपका सी हो जाएगा। दिल्ली में किया गया था इनकी हत्या, दिल्ली में किया गया था, याद रखिएगा। तो 6 नंबर का आपका सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में देखिए 7वां नंबर प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न देखिए, ऑपरेशन ब्लड किस क्षेत्र से संबंधित है। जो आपका ऑपरेशन ब्लड है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। 7वें का आपका ए हो जाएगा, डेयरी उद्योग। आपने सुना होगा डेयरी उद्योग के बारे में, तो वो इसी क्षेत्र से संबंधित है। ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। इनमें से किसी भी प्रश्न को आप लोग छोड़िएगा मत। और जो मैं मॉडल पेपर आप लोगों को तैयार कराता हूँ, इसको आप लोग सीरियस में लीजिए, क्योंकि ये मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसके एक एक प्रश्न आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही सारे से आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ 40 से 50 नंबर तो आप मॉडल पेपर के ही थ्रू कंप्लीट कर लेंगे अपना। बाकी का जो बचता है आप रिवीजन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर वो भी तैयारी कर सकते हैं, जो कि हमने वीडियो में लेकर आ रहा हूँ पर डे वीडियो। तो आप लोग देखिए और इसको क्या है क्वेश्चंस को तैयार कीजिए, और मॉडल पेपर को भी तैयार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे एक आपका अनुभव होगा कि कैसे पेपर आता है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ज़्यादा हार्ड आएगा या नॉर्मल आएगा, तो वो आपको उससे पता चल जाता है। 5वां प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए, बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था। जो बॉम्बे प्लान है इसका उद्देश्य क्या था ये बताना है। ए आपका है भारत का राजनीतिक विकास करना, भारत का सांस्कृतिक विकास करना, भारत का आर्थिक विकास करना, या भारत का सर्वगीण विकास करना। तो जो बॉम्बे प्लान का उद्देश्य था वो इनमें से आपका सी हो जाएगा, भारत का आर्थिक विकास करना, इसका यही उद्देश्य था। एक एक नंबर का है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शुरुआत में आप देख सकते हैं एग्जामिनर जो होता है इम्प्रेस, वो यही सारी चीज़ें देखकर इम्प्रेस होता है, क्योंकि कहा गया फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो एग्जामिनर को आप पहले इंप्रेशन में प्रकार से क्या है उसको इम्प्रेस कर दीजिए कि इसका आंसर क्या है। सही सही इसका आंसर आप लोग देकर उसको इम्प्रेस कर दीजिए। सारे क्वेश्चन का आंसर आप जानते होंगे तो उसका आंसर बता दीजिए। ईमानदारी से राइटिंग से लिखेगा बोर्ड एग्जाम में। जब आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे को तरीका मालूम है कि कॉपी कैसे लिखा जाता है, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए आपने शुरुआत में ही गड़बड़ कर दिया और लास्ट में क्या है बीच में आपने बहुत ही प्यारा प्यारा लिखा है, यानी सुंदर से लिखा है, राइटिंग में लिखा है, तो वहाँ पर वो गौर नहीं करेगा, क्योंकि आपने शुरुआत में ही उसको डिमोटिवेट कर दिया है। तो बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी लिखा जाता है, नागरिक शास्त्र का कैसे लिखना है आपको, हमने वीडियो बना रखा है, जाकर वो भी देखिएगा। लेकिन फिलहाल इस मॉडल पेपर के ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1975 में आपातकालीन घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। ये प्रश्न हमने काफ़ी बार अपनी वीडियोज में कवर किया है, लेकिन नहीं जानते हैं 1975 के समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी आपातकाल के समय प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री। उसके बाद में देखिए 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जो कि लास्ट प्रश्न है बहुविकल्पीय का। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? यानी वो जो पेड़ से चिपक जाते थे, यानी पेड़ की कटाई जो होता था, तो उसमें जो लोग होते थे वो पेड़ों से चिपक जाते थे कि भैया ये पेड़ को मत काटो। तो ये जो राज्य से प्रचलन, ये जो एक प्रकार से संबंध स्थापित हुआ, तो 10 का आपका डी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड में ही इसका एक प्रकार से संबंध है चिपको आंदोलन का, यानी पेड़ों को कटाई के लिए जो जाते थे लोग, तो वहाँ पर जो वहाँ के लोग होते थे कि भैया पेड़ों की कटाई मत कीजिए, वहाँ पर पेड़ों से चिपक जाते थे, तो उसी को हम चिपको आंदोलन कहते हैं। सिंपल सा आप समझ लीजिए। तो 10 का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने 10 प्रश्नों को बता दिया, यानी 10 प्रश्नों का आंसर दे दिया है। अब हमारा आ जाता है नागरिक शास्त्र का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या आ जाता है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, जो कि आपका प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और ये 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न आपका 2-2 नंबर का होगा। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि मैं सारे प्रश्न का आंसर देने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय का सबसे फर्स्ट में यानी 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, ये देखिए 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जो कि 2 नंबर का प्रश्न है। ये देखिए, तो क्या पूछा गया कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। जो सोवियत संघ है इसका जो विघटन हुआ ये कब हुआ था, ये बताइए। उत्तर के साथ में हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए उत्तर क्या पूछा हुआ है, दिया गया है कि सोवियत संघ का विघटन
1991 में हुआ था। इस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। यानी जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था क्या है 1991 में हुआ था, और इस समय के सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव थे। मिखाइल कौन है? गोर्बाचेव थे। उसके बाद में देखिए 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया? 2 नंबर का है, आसियान के 2 सदस्य देशों का नाम लिखिए। आसियान के 2 सदस्य देशों का नाम लिखना है, लेकिन यहाँ पर मैं 5 देशों का नाम बता देता हूँ। देखिए, वर्ष 1967 में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन, जिसको हम आसियान भी कहते हैं, इसकी स्थापना की। ये 5 देश क्रमशः मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड थे, जो कि आसियान की स्थापना की थी। यहाँ पर 2 ही पूछा गया, लेकिन हमने 5 को बता दिया। 5 को आप लोग क्या याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 13 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1962 में भारत का सीमा विवाद को लेकर किस देश से युद्ध हुआ था? 1962 में भारत को यानी सीमा जो विवाद था किस देश से युद्ध हुआ था? तो उत्तर में देखिए, उत्तर में दिया हुआ है वर्ष 1962 में भारत का चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर युद्ध हुआ था। सीमा यानी जमीनी विवाद को लेकर। सीमा रेखा का मुख्य विवाद चीन से लगी सीमा के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में था, यानी तिब्बत वाला आपको सीन याद होगा। तो 1962 में जिसको भारत को क्या है एक प्रकार से बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। तो 1962 में भारत का सीमा विवाद चीन से था। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी एक जिस तरह से शुरुआत में ही कहा गया था कि 10 वर्ड में एक प्रश्न का उत्तर देना है, तो ज़्यादा बड़े में आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको एग्जामिनर 2 नंबर ही देगा। आप जाकर लिख दीजिए इस प्रश्न का उत्तर 500 वर्ड, तब भी आपको 2 नंबर देगा। तो जितना पूछा गया उतना ही आप लिखिएगा, और आप लोग आगे समझदार ही हैं, आप हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। उसके बाद में देखिए 14 नंबर प्रश्न, पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था? पृथ्वी सम्मेलन का आंसर हमने काफ़ी बार बता चुका हूँ अपने चैनल यानी अपने वीडियोज में। और आप लोगों ने महातांडव जो हमारा क्लास अभी हमने क्या कुछ दिन पहले यानी 4 से 5 दिन हो चुके होंगे, हमने वो वीडियो अपलोड किया है महातांडव क्लास, जिसमें हमने क्या है 1.5 घंटे का वीडियो बनाया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिनमें विद्यार्थी ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, यानी अभी तक कुछ भी हाथ भी नहीं लगाया किताब को, वो जाकर वीडियो देख लें और इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार कर लें। उन्हें 95 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसमें बताए गए जितने भी प्रश्न का उत्तर है तैयार कर लीजिए। हमने प्रश्न सहित उत्तर भी बताया है, और जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था? आंसर देखिए क्या है। उत्तर के साथ में देखिए, पर्यावरण सुरक्षा की समस्या को लेकर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है यहाँ पर देखिए तत्वाधान में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में, इसमें विश्व के 170 देश, इसके 170 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय निगमों तथा हजारों अंतर्राष्ट्रीय निगमनों ने और तथा हजारों स्वयंसेवी ने संगठनों में क्या है भाग लिया था। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था? तो वो किस समस्या को लेकर? पर्यावरण सुरक्षा को लेकर। समझ में आ गया? तो 14 नंबर के प्रश्न हमने बता दिया। 2-2 नंबर का प्रश्न है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है 15 नंबर देखिए, साक्षी संपदा का क्या अर्थ है? साक्षी संपदा का अर्थ क्या है, इसके बारे में बताना है। तो उत्तर देखिए, साक्षी संपदा ब्रैकेट में है संसाधन से तात्पर्य ऐसे संसाधन से है जिस पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जैसे मैदान, कुआं तथा नदी आदि। ये सब क्या है साक्षी संपदा के अंतर्गत आती है। साक्षी संपदा किसे कहा जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, और इसमें जितने भी बताए गए प्रश्न आप लोग लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए, नहीं लिख रहे हैं तो आप दिमाग में फीड कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन सारे मैं बता रहा हूँ, जितना भी क्वेश्चन आप लोग सोच रहे होंगे कि सर रोज़ आप वीडियो लेकर आ रहे हो और सब में बता रहे हो 100 में से 100 मिलेगा। काफ़ी विद्यार्थी हमारे पास कमेंट भी किए थे। तो देखिए 100 में से 100 आपको लाना है, तो टारगेट अपना एक गोल सेट कर लीजिए। और जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्या वेस्ट प्रश्न नहीं है कि इसको तैयार कर लेंगे तो वो आएगा ही नहीं। आपके बोर्ड एग्जाम में बुक से और क्वेश्चन बैंक से ही पूछा जाएगा, बाहरी कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। आप पेपर देकर आएंगे 23 फरवरी 2024 को,
तो आप जब पेपर देकर आएंगे और क्वेश्चन को मिलाएंगे तो आपको बुक और क्वेश्चन बैंक में अलावा कहीं पर नहीं मिलेगा। मैं आपको क्या है, आप लोग हमारे पास पेपर भी भेज दीजिएगा तो मैं आपको वो वीडियो भी दिखा दूंगा जो हमारे पास है, यानी जो इसका मैंने आंसर दे चुका हूँ। समझ में आ गया। और अथवा लगकर आपका काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन बैंक है उसमें अथवा वाला सारा प्रश्न देख लीजिए, यानी अथवा लगकर आपका घुमा फिरा दिया जाएगा, लेकिन उसका जो आंसर होगा सटीक एक ही होगा जो कि उसी प्रश्न से रिलेटेड होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न था 15 नंबर, इसको भी हमने बता दिया है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। 16 नंबर प्रश्न है, ये देखिए, नक्सलवादी आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था। 2 नंबर का प्रश्न है। आंसर देखिए इसमें, ये देखिए, नक्सलवादी आंदोलन 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से प्रारंभ हुआ था। नक्सलवादी समूह मुख्यतः पश्चिम बंगाल में सक्रिय थे, जिसके नेतृत्व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थानीय केंडर के लोगों द्वारा किया गया। बाद के वर्षों में ये समूह देश के लगभग 9 वर्ष में अधिक सक्रिय हो चुका है। लगभग क्या है, 9 वर्ष के अधिक सक्रिय हो चुका नक्सलवादी आंदोलन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए। सारे क्वेश्चन को लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक में टिक लगाना चाहे जो भी क्वेश्चन बैंक हो, आप लोग देखिए क्वेश्चन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो भी बताइए, नहीं मिल रहा है तो भी इसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद में देखिए 17 नंबर प्रश्न अति लघु उत्तरीय का ही है। गोवा संघीय राज्य क्यों बनाया गया। गोवा संघीय राज्य क्यों बनाया गया, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं इसके उत्तर के साथ में। ये देखिए, गोवा की स्वतंत्रता 1961 के पश्चात एक नई समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के गोमतक पार्टी ने गोवा को महाराष्ट्र में शामिल करने की मांग की, किंतु गोवावासी अपनी पहचान एवं संस्कृति को बनाए रखना चाहते थे। फलता, यहाँ पर देखिए, फलता या अंततः प्रारंभ में गोवा को संघीय राज्य बनाया गया। गोवा को क्या एक प्रकार से संघीय राज्य भारत का बनाया गया। समझ में आ गया। तो ये जो 17 नंबर प्रश्न था इसको भी हमने बता दिया है। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। ये देखिए, सिक्किम विधानसभा का प्रथम चुनाव कब संपन्न हुआ। सिक्किम जो विधानसभा इसका जो प्रथम चुनाव है ये कब संपन्न हुआ था। तो उत्तर देखिए, सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव वर्ष 1974 में हुआ था, जिसमें सिक्किम कांग्रेस की विजय हुई थी। जिसमें जो सिक्किम कांग्रेस है उसकी विजय हुई थी। 1974 में इसका प्रथम चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर। सारे प्रश्न को मैं करा रहा हूँ, वीडियो को आप लोग रोक कर भी देख सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है। जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है इसका क्या अर्थ है ये बताना है। उत्तर देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ कि राज्य राजनीति, धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है कि राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे और सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी भेदभाव ना करे। इसके अंतर्गत किसी धर्म का विरोध करना शामिल नहीं है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से अपनाने की छूट देना है। ये धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या है, अर्थ है। क्या अर्थ है ये आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी आराम से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 20 नंबर प्रश्न। ये देखिए 20 नंबर प्रश्न कि मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं। हमने काफ़ी बार अपने में बता चुका हूँ अपने वीडियोज में, और जो पेपर वाला वीडियो था कि कॉपी कैसे लिखना है नागरिक शास्त्र का, उस पर भी हमने वीडियो बना रखा है। तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, उसका भी हमने आंसर दिया हुआ है। फिलहाल देखिए इसमें मध्यावधि जो चुनाव है ये किसे कहा जाता है। एक निर्धारित समय सीमा में पहले, देखिए, एक निर्धारित समय सीमा से पहले होने वाले चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहते हैं। जैसे समय से पहले, मान लीजिए कि जैसे समय से पहले लोकसभा भंग हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव होता है उसको क्या कहा जाता है, मध्यावधि चुनाव कहा जाता है, और मध्यावधि चुनाव कराया जाता है, तो उसी को हम मध्यावधि चुनाव कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा 20 नंबर प्रश्न था ये भी हमने बता चुका हूँ, यानी 20 नंबर जो क्वेश्चन था इसका भी मैंने आंसर दे चुका हूं। यानी 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय का था, इसका आंसर मैं दे दिया हूं। अब हम बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 1 का। लघु उत्तरीय प्रश्न 1 का बात करते हैं। ये भी आपकी बोर्ड एग्जाम में क्या है, 5 नंबर का एक प्रश्न होता है, ये देख सकते हैं, और 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 नंबर का एक होता है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है। इसके बाद में 2 आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका भी मैं आंसर बताने वाला हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया।
इसकी किन्हीं दो विशिष्ट संस्थाओं का नाम लिखिए तथा उनके कार्यों का उल्लेख लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया? सबसे पहले इसका हमें परिभाषा देना है, तो उत्तर देखिए, ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। इसकी स्थापना के लिए हुई बैठक 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया तथा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके उपरांत ये वैश्विक संस्था अस्तित्व में आई। कौन सी संस्था? संयुक्त राष्ट्र। समझ में आ गया? 24 अक्टूबर 1945 को पूछा गया था। ये आपके जो MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, तो तैयार कर लीजिएगा। इसकी देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र की दो विशिष्ट जो संस्थाएं हैं, ये देखिए दो विशिष्ट संस्थाएं। सबसे पहला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, दूसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका कार्य के बारे में भी हमें बताना है कि इसका कौन सा कार्य है। आपने नाम तो जान लिया, परिभाषा भी आपने देख लिया संयुक्त राष्ट्र का। सबसे पहला जो इसका कार्य, ये देखिए, इसके कार्य के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। ये संस्था गरीबी उन्मूलन तथा विषमता को कम करने के लिए विभिन्न देशों में विकास के कार्यों का संचालन करती है। विभिन्न देशों में कार्यों का संचालन करती है विकास का। इसका उद्देश्य कौशल विस्तार तथा भागीदारी के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। जो सतत विकास लक्ष्य है, इसको ये प्राप्त करना है। दूसरा जो है इसमें, ये देखिए, दूसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में देखिए, इस संगठन का कार्य विश्व के विभिन्न देशों को स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी सहायता प्रदान करना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों से जुड़े दिशा निर्देश जारी करना है। समझ में आ गया? इस संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि संयुक्त राष्ट्र की दो विशिष्ट संस्थाएं हैं। इसके बारे में देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वैश्विक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के माध्यम से विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर आंकड़े प्रस्तुत करता है, जिसके आधार पर देशों द्वारा स्वास्थ्य से जुड़ी प्रक्रियाओं को क्या है, गति प्रदान की जाती है। जैसे अभी कोरोना आया था, कोरोना यानी कोविड-19 आया था, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका था एक प्रकार से सॉल्व करने में, यानी इस कोरोना को हटाने में, कोरोना को भगाने में, उसको एक प्रकार से वैक्सीन लाने में, तो वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका थी। समझ में आ गया? तो ये जो हमारा प्रश्न था 21 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र का निर्माण कब किया गया? 24 अक्टूबर 1945 को इसका निर्माण हुआ था। दो संस्थाएं UNDP और WHO। UNDP यानी क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और विश्व स्वास्थ्य संगठन, दोनों का हमने बता दिया। आंसर आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं सारे का। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, 50 शब्दों में इसका आंसर हमें देना है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है। 5 नंबर का एक प्रश्न होगा, 6 प्रश्न होगा, यानी 6 प्रश्न पूछा जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के बाद परिणाम क्या हुआ? जो सोवियत संघ का विघटन हुआ, इसका परिणाम कब हुआ, ये बताना है। उत्तर देखिए, उत्तर है सोवियत संघ के विघटन के बाद निम्नलिखित परिणाम सामने आए, यानी कुछ निम्नलिखित परिणाम जो है सामने आए। देखिए यहाँ पर देखिए, ध्रुवीयता का अंत हो जाने से शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जारी धारात्मक लड़ाई का अंत हो गया। विश्व स्वास्थ्य, यहाँ पर देखिए विश्व व्यवस्था, देखिए विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव आया। यहाँ पर देखिए स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल को सृजन हुआ आदि। ये सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या परिणाम हुए, इसके बारे में है। वीडियो को रोक कर भी आराम से पढ़ सकते हैं। 22 नंबर प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न है, आसियान का निर्माण क्यों किया गया? यहाँ पर देखिए, आसियान का जो निर्माण है क्यों किया गया? क्या ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल है? इसके पक्ष में अपने विचार को स्पष्ट करना, यानी अपने विचार के बारे में बताना है। इस वीडियो में हम पूरे पेपर का सॉल्यूशन कर देंगे। वीडियो आप लोगों को थोड़ा लंबा लग रहा है, लंबा होने जाने दीजिए, यानी वीडियो लंबा हो रहा है तो उसको मत देखिए। आप क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कीजिए, क्योंकि भैया आपको 100 में से 100 लेकर आना है। टारगेट आपने फिट किया तो उसको अचीव कीजिए। काफ़ी विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सिर्फ मैं पास हो जाऊं। देखिए पास तो सभी विद्यार्थी होंगे, लेकिन जिनको अच्छे मार्क्स लाना है उनके लिए अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। काफ़ी विद्यार्थी का हमारे में गोल होगा 95 लाना, किसी का 99 लाना, किसी का 19%, 85, 70%,
उसके बाद में 80%। तो सभी का विद्यार्थी का जो भी एक प्रकार से मार्ग डिसाइड किया है वो सब अचीव करेंगे, बस मेहनत कीजिए आप लोग। मेहनत क्या है, कहा गया है कि मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेंगी, तो मेहनत कीजिए, सारे प्रश्न का आंसर दीजिए। तो जो 23 नंबर प्रश्न था इसका आंसर देखिए क्या है। उत्तर देखिए, ये देखिए उत्तर है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान। उत्तर में देखिए ये कुछ पॉइंट के थ्रू बताया गया है, ऐसे ही आपको पॉइंट के थ्रू आंसर देना है। दक्षिण पूर्वी एशिया द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व एवं युद्ध के समय जापान एवं यूरोपीय देशों का उपनिवेश बना रहा, जिसके कारण इस क्षेत्र का आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफ़ी शोषण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दक्षिणी एशिया द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दक्षिणी एशिया को राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अभी भी दक्षिण एशिया में जो क्या गरीबी और समस्याओं का सामना कर रहा है। उसके बाद में देखिए आसियान के उद्देश्य, जो यहाँ पर पूछा गया था आसियान का निर्माण क्यों किया गया, इसके बारे में बताया गया है। इसका उद्देश्य की पूर्ति किस तरह से होगी, ये देखिए आसियान के उद्देश्य के बारे में हम बात करेंगे। देखिए आसियान का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना तथा इसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को क्या है प्राप्त करना था। इस प्रकार आसियान के प्रमुख क्या है उद्देश्य निम्नलिखित हैं। इस प्रकार जो आसियान का प्रमुख उद्देश्य है ये निम्नलिखित है। सबसे पहला यहाँ पर देखिए दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक विकास व परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना, इस क्षेत्र में सामाजिक व सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, दक्षिणी पूर्वी एशिया के राज्यों में शासन के कानूनी स्वरूप को क्या है बढ़ावा देना। ये प्रकार से क्या है इसका जो प्रश्न पूछा गया था इसका आंसर हो चुका है, यानी पूरे कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं इतने में, यानी 50 ही शब्दों में लिखना है, में ज़्यादा बड़े में लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना पूछा गया है उतना ही दीजिए, क्योंकि सारे प्रश्नों को आपको अटेंड करना है। यहाँ पर देख लें मैं सिर्फ बोल ही रहा हूँ, यानी मैं बोल कर थोड़ा समझा ही रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। जब आप कॉपी को लिखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप क्या है घर पर ही उसका एक प्रकार से तरीका, एक प्रकार से तैयारी कर सकते हैं कि हमें 3 घंटे में कैसे पेपर हल करना है। हर संडे के दिन आप एक प्रकार से अपना टाइमर लगा लीजिए मोबाइल में, और 3 घंटे मोबाइल जो आपका मॉडल पेपर होता है, पेपर जो होता है पेपर आपके एक प्रकार से पीछे दिया होता है बुक और क्वेश्चन बैंक में 3 मॉडल पेपर दिया होता है, उसके हिसाब से अपना तैयारी कीजिए। उससे आपका 2 फायदा होगा, एक आपका तरीका होगा, यानी 3 घंटे में पेपर कैसे हल करा जाता है उसका आपको तरीका मालूम हो जाएगा, और बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे में पेपर आप हल कर देंगे। और दूसरा एक राइटिंग होगा, तीसरा आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तैयार हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पर, ये देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के मध्य औद्योगिक बनाम कृषि विकास के विवाद के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न 1 का है, 5 नंबर का प्रश्न है। उत्तर देखिए क्या है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास पर जो विवाद उत्पन्न हुआ उसके निम्न कारण है, यानी उसके निम्न कारण कुछ इस प्रकार से हैं। ये देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में संरचनात्मक विकास तीव्र गति से हो, इसलिए औद्योगिक विकास पर बल दिया गया, जबकि अधिकांश लोगों को मानना था कि इस योजना में कृषि के विकास पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया, केवल औद्योगिक विकास को ध्यान में रखा गया। उसके बाद में कुछ और पॉइंट्स हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। उसके बाद में देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को अधिक बल देने के कारण खेती तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंची। ये हमारा क्या है द्वितीय पंचवर्षीय से रिलेटेड क्या इस प्रकार से इसके कुछ कारण हैं, इसके जो उत्पन्न निम्न कारण है। उसके बाद में थोड़ा एक और कारण है, ये देखिए इस पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर देखिए जेसी कुमरप्पा ने ग्रामीण औद्योगिक के लिए एक वैकल्पिक योजना भी बनाई, ग्रामीण वैकल्पिक यानी वैकल्प के लिए एक योजना भी बनाई, जो कि 24 नंबर जो प्रश्न था इसका आंसर हमने दे दिया, जहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी इसका आंसर आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसा आपको मैं बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे मैं गारंटी लेता हूँ,
कोई नहीं बताएगा जो कि आपको क्या है प्रश्न सहित उत्तर भी बताए, सिर्फ आपको हमारे चैनल पर मिल रहा है। तो आप लोग भी हमें मोटिवेट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास अपने शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमें एक नया मोटिवेशन मिले कि आप लोग हमारे क्या है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पसंद कर रहे हैं तभी आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो नहीं पसंद आ रहा तो आप लोग छोड़कर चले जाते हैं। तो वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमें नए नए टॉपिक पर मोटिवेशन मिले कि हम आपकी तैयारी अच्छे से कंप्लीट करा पाएँ। तो 25 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के किन्हीं दो क्षेत्रीय आकांक्षाओं का कारण सहित उल्लेख कीजिए। सबसे पहला जो आकांक्षा है यानी जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर सबसे पहला जो आकांक्षा है, ये देखिए जम्मू कश्मीर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत के लिए प्रमुख क्षेत्रीय आकांक्षा का विषय रहा है। जम्मू कश्मीर यानी पाकिस्तान और जम्मू वाला, समझ में आया, जम्मू कश्मीर। उसके बाद में देखिए सबसे पहला पॉइंट है जम्मू, यह क्षेत्र पहाड़ी के पास, ये क्षेत्र पहाड़ी के पास अवस्थित है, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख आदि धर्मों के लोग निवास करते हैं जम्मू में। दूसरा है कश्मीर, हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित कश्मीर घाटी के अधिकांश लोग मुस्लिम तथा हिंदू अल्पसंख्यक हैं, ये कश्मीरी भाषा बोलते हैं, ये क्या है कश्मीरी भाषा बोलते हैं। दूसरा है लद्दाख, यह एक कम आबादी वाला पर्वतीय क्षेत्र है जहां बौद्ध तथा कुछ संख्या में मुस्लिम धर्म के लोग निवास करते हैं लद्दाख में। उसके बाद में देखिए केंद्र शासित प्रदेश भी लद्दाख है, याद रखिएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखिए ये दो पूर्वोत्तर और जो हमारा एक प्रकार से कश्मीर से रिलेटेड क्षेत्र है यानी जम्मू से रिलेटेड, ये देखिए जम्मू से रिलेटेड, दूसरा पूर्वोत्तर क्षेत्र से रिलेटेड, ये भारत का सबसे यानी आज़ाद से ही पूरा एक प्रकार से स्वरूप रहा है पूर्वोत्तर क्षेत्र। देखिए वर्ष 1980 के दशक में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में क्षेत्रीय स्वायत्तता की आकांक्षाएं चरण सीमा पर थी। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को सम्मिलित रूप से 7 बहनें सिस्टर कहा जाता है। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं, एक आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, उसके बाद में मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, अगरतला, और 2 हो जाएंगी, यानी 7 प्रकार की बहनें हमने बता दिया। 7 प्रकार की मिजोरम, अगरतला, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ऐसे कुछ है, लेकिन मतलब मैं बता चुका हूँ 7 सिस्टर का नाम से जाना जाता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा 7 सिस्टर का नाम, मैं भूल चुका हूँ भी। देखिए 7 बहनें यानी 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ये देश की अधिकांश जनसंख्या की 4% आबादी निवास करती है, यानी 7 राज्यों में, यानी देश के यानी पूरे भारत देश का 4% आबादी निवास करती है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद में देखिए चीन, म्यांमार, बांग्लादेश से लगने वाली सीमाओं के कारण पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यानी चीन सबसे ज़्यादा जो परेशान है किस राज्य को लेकर, वो अरुणाचल प्रदेश को लेकर। अरुणाचल प्रदेश को वो बता रहा है मेरा मतलब हमारे देश के एक प्रकार से राज्य है अरुणाचल प्रदेश का। कौन बता रहा है, चीन बता रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न था 25 नंबर, इसको भी हमने बता चुका हूँ। 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, इसका आंसर देखिए। पूरे आंसर में आपको बताऊंगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप ही लोगों के लिए मैं वीडियो बनाकर लाया हूँ। देखिए 26 नंबर है, 1984 से 2004 तक कांग्रेस और भाजपा की चुनावी हार जीत का बदलता परिदृश्य कैसा था। उत्तर में देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वर्ष 1984 और 2004 तक की समय अवधि अधिक परिवर्तनशील रही। इस दौरान ना तो कांग्रेस और ना ही भाजपा किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट एवं पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप किसी अन्य सहायक तथा क्षेत्रीय दलों के गठबंधन द्वारा सरकार बनाई गई अथवा किसी अन्य दल को बाहर से समर्थन दिया गया। जिस प्रकार भाजपा ने राष्ट्रीय मोर्चा को अपना बाहरी समर्थन दिया। समझ में आ गया। यानी जो प्रश्न पूछा गया था कि 1984 में कौन सा एक प्रकार से 1984 और 2004 में कांग्रेस और भाजपा की चुनावी हार जीत का बदलता परिदृश्य कैसा था, यहाँ पर देख सकते हैं आंसर के साथ में हमने बता दिया है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थी, हमारा जो 6 प्रश्न था हमने बता जो कहूँ, यहाँ पर देख सकते हैं 26 प्रश्न ये कंप्लीट हो चुका है। 6 प्रश्न का आंसर मैंने दे चुका हूँ। 5 नंबर का, तो 6 पंचे 30 नंबर तो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 1 में ही कंप्लीट हो गया है। अब हमारा आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न 2। क्या आ जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 आ जाता है। ये आपका 4 प्रश्न होगा, यानी 4 प्रश्न होगा। प्रत्येक प्रश्न आपका 6 नंबर का होगा। तो इसका जो आपको शब्द सीमा होगा यानी 100 से लेकर 125 शब्द में देना है, यानी 125 वर्ड में इसका आंसर आपको देना है, जो कि एग्जामिनर के द्वारा गया है। उससे ऊपर भी आप लिख सकते हैं।
देखिए सबसे पहला जो इसका 27 नंबर प्रश्न है यानी लघु उत्तरीय प्रश्न 2 का, देखिए क्या है, ये देखिए, वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न दशक के विभिन्न देशों के लिए प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए, किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर के साथ में हम बताएंगे। ये देखिए उत्तर है, विश्व की साझी संपदा पर इसकी सुरक्षा। वैश्विक स्तर पर विस्तृत कुछ ऐसे क्षेत्र या हिस्से जिन पर किसी एक देश का संप्रभु अधिकार नहीं होता तथा इनका प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है, इन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। मानवता की साझी विरासत कहा जाता है, जैसे पृथ्वी का वायुमंडल, अटलांटिका, समुद्री सतह तथा बाह्य अंतरिक्ष। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण समझौते किए गए हैं। कुछ क्या है, महत्वपूर्ण समझौते किए गए हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहला है अटलांटिक संधि। अटलांटिक टेरिटरी 1959। फिर उसके बाद में मॉन्ट्रियल, यहाँ पर देखिए मॉन्ट्रियल न्यायचर जो कि 1987। तीसरा है अटलांटिका पर्यावरणीय न्यायचर, अटलांटिक एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल 1991। समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए इन सभी समझौते ने पारिस्थितिकी समस्या को या का हल के लिए, लेकिन कुछ वैज्ञानिक साक्ष्यों और समय सीमा को लेकर मतभेद था। 1980 के दशक के मध्य में अटलांटिका के ऊपर ओजोन परत के छेद की खोज होने की पुष्टि हुई। इस तरह वैश्विक संपदा के रूप में बाह्य अंतरिक्ष के इतिहास से भी पता चलता रहा। बाह्य अंतरिक्ष से इतिहास से भी क्या पता चलता रहा। ने जो प्रश्न पूछा गया था 27 नंबर, इसका आंसर मैंने दे दिया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मेहनत लगा इस सबको करने में, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है कि आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। मैं जितने भी टॉपिक, और मैं टॉपिक वाला भी वीडियो बना रखा हूँ, आपने नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखिएगा, जिसमें 3 टाइप के क्वेश्चन है, तो वो वीडियो भी जाकर जरूर देखिए। फिलहाल ये मॉडल पेपर को हम हल करते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति क्या थी? इसके 2 सकारात्मक तथा 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। 2 सकारात्मक यानी पॉजिटिव, 2 नेगेटिव। 6 नंबर का प्रश्न है, उत्तर देखिए। सबसे पहले हमें हरित क्रांति का परिभाषा देना है। देखिए, कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कृषि की एक नई रणनीति के रूप में हरित क्रांति को अपनाया गया। ये कृषि क्षेत्र में एक मुख्य परिवर्तन था। इसके अंतर्गत सरकार ने निम्नलिखित माध्यमों को अपनाया, जैसे जिस क्षेत्र के किसान कृषि क्षेत्र में पिछड़े हुए थे, सरकार के द्वारा उनको वित्तीय सहायता दी गई, यानी वित्तीय ही एक प्रकार से पैसे की सहायता दी गई। उसके बाद में देखिए सकारात्मक परिणाम क्या है। इसमें 2 सकारात्मक परिणाम यानी 2 पॉजिटिव पॉइंट हमें बताना है हरित क्रांति से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है हरित क्रांति से खेतिहर पैदावार, हरित क्रांति से जो खेतिहर पैदावार में सामान्य रूप से वृद्धि, यानी विशेषकर गेहूं हुई, और देश में खाद्यान्न उपलब्धता भी वृद्धि हुई। उसके बाद में देखिए हरित क्रांति ने ही मध्यम श्रेणी के किसानों को जन्म दिया। मध्यम श्रेणी के किसानों को क्या है, जन्म दिया। मध्यम श्रेणी के किसानों ने हरित क्रांति से लाभ उठाते हुए स्वयं को समाज में प्रभावशाली रूप से स्थापित किया। ये इसका क्या है, 2 पॉजिटिव पॉइंट है, सकारात्मक परिणाम है। अब 2 नकारात्मक के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। ये देखिए हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है हरित क्रांति ने समाज के विभिन्न वर्गों और देश के अलग अलग क्षेत्रों के विकास ध्रुवीकरण, यहाँ पे देखिए विकास ध्रुवीकरण को तीव्र कर दिया। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र तो कृषि से समृद्ध हो गए, जबकि अन्य क्षेत्र पिछड़ गए। क्या है, पिछड़ गए। और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहा हरित क्रांति का, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वो पंजाब राज्य, यानी पंजाब में सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव रहा। उसके बाद में दूसरा जो इसका निगेटिव, तो वो है पॉइंट, हरित क्रांति ने गरीब किसानों एवं भूस्वामियों के बीच अंतर को बढ़ा दिया। समझ में आ गया। तो यानी जो 2 सकारात्मक 2 परिणाम था, और हरित क्रांति किसे कहते हैं इसके बारे में हमने बता दिया है। 6 नंबर मिल जाएगा जब आप इतने प्रश्न का उत्तर दे देंगे। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, ये देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। वर्ष 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी की नाटकीय विजय के लिए कौन सा मुख्य कारक उत्तरदायी है? उत्तर देखिए 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी की नाटकीय विजय के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक
निम्नलिखित है। सबसे पहला है, इस चुनाव में इंदिरा गांधी के गुट ब्रैकेट में देखिए नई कांग्रेस आर के पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण एवं कार्यक्रम था, वहीं इनके विपक्षी कांग्रेस ओ तथा ग्रेड अलायंस के एक लक्षित दृष्टिकोण का अभाव था। इंदिरा गांधी ने पूरे देश में, यहाँ पर देखिए इंदिरा गांधी ने पूरे देश में ये प्रचलित किया कि विपक्षियों के पास केवल एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ। इसके विपरीत इंदिरा गांधी ने लोगों के सामने एक स्पष्ट कार्यक्रम गरीबी हटाओ का भी नारा रखा, जिसका सकारात्मक असर एक प्रकार से समाज में हुआ। तो ये जो पूछा गया था कि 1971 के चुनाव में नाटकीय विजय क्या है, इसमें कुछ पॉइंट आपको थोड़ा और ऐड करना पड़ेगा। यानी प्रश्न का उत्तर आपको 100 से लेकर 125 में ही देना है। एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कि बच्चे ने जो लिखा है कॉपी में वो इतने ही वर्ड का है, यानी वर्ड का है, वर्ड नहीं, विश्व नहीं, वर्ड यानी शब्द वाला। समझ में आ गया? वाणी को आप लोग समझिए, हमारी वॉइस को सुनिए। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ नारे ने वंचित वर्ग विशेषकर भूमिहीन किसान, दलित व आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला तथा बेरोजगार नौजवानों को कांग्रेस का पक्षधर बनाया। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण भू स्वामित्व और शहरी संपत्ति का परिसीमन, आय तथा अवसरों की असमानता की समाप्ति व पृथ्वी पर्श की समाप्ति को भी इंदिरा गांधी ने चुनाव अभियान का प्रमुख मुद्दा बनाया। चुनाव अभियान का क्या है, एक प्रकार से प्रमुख मुद्दा बनाया। समझ में आ गया? तो ये जो प्रश्न आपका पूछा गया था 29 नंबर, इसका भी हमने आंसर दे दिया कि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने नाटकीय विजय के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है। ये कुछ 4-5 कारक आप लोग लिख देंगे तो आपका जो है एक प्रकार से 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आखिरी प्रश्न है हमारा, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न 2 का है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को क्यों महत्वपूर्ण समझा गया? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को क्यों महत्वपूर्ण समझा गया, इसके बारे में बताना है। उत्तर के साथ में हम बात करेंगे। थोड़ा लंबा उत्तर आपको लग रहा होगा, प्रश्न का उत्तर थोड़ा लंबा आपको लग रहा होगा, लेकिन इतने में ही देना है आप लोगों को। देखिए उत्तर है 1990 के दशक में वैश्विक तापन ब्रैकेट में ग्लोबल वार्मिंग, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, एड्स, इबोला, सार्स तथा बर्ड फ्लू जैसे वैश्विक खतरों के उभरने के बाद सहयोग मूलक सुरक्षा प्रणाली अनिवार्य हो गई। इसका कारण यह है कि दुनिया का कोई एक देश अकेले इन खतरों से निपटने में सक्षम नहीं है। इतना ही नहीं, कई बार इन खतरों का सामना किसी एक देश के साथ साथ अन्य देशों को भी करना पड़ता है, जैसे कि कोरोना वायरस था भैया, चीन वाला। समझ में आ गया? जैसे यदि वैश्विक तापन के कारण समुद्री जल स्तर में 2 मीटर की वृद्धि होती है तो बांग्लादेश का 20% हिस्सा, लगभग पूरा मालदीव समुद्र में डूब जाएगा। वही थाईलैंड की लगभग 50% आबादी को भी इससे नुकसान उठाना पड़ेगा। इस सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत होने वाला सहयोग द्विपक्षीय, यानी ब्रैकेट में देखिए दो देशों के बीच क्षेत्रीय महादेशीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो सकता है। सहयोग का यह स्तर खतरे की प्रकृति तथा विभिन्न देशों द्वारा इससे निपटने की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। निपटने की क्या इच्छा शक्ति से निर्भर करता है, ये देखिए निर्भर करता है। सहयोग मूलक सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रैकेट में देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF यानी इंटरनेशनल मनी फंड, IMF नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो कि भैया कर्जा देता है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, अमेरिका में है, याद रखिएगा। स्वयंसेवी संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, निजी संगठन, दानदाता संस्थाएं, चर्च तथा अन्य धार्मिक संगठन, मजदूर संगठन, सामाजिक और विकास संगठन, व्यावसायिक संगठन और निगम तथा जानी मानी हस्तियां, नेशनल मंडेला, मदर टेरेसा शामिल है। समझ में आ गया? तो यानी जो प्रश्न पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा यानी पूरी विश्व की सुरक्षा की यहाँ पर बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्यों बनाया गया, पूरे देश के लिए सहयोग में क्यों बनाया गया, समझाइए इसके बारे में। 6 नंबर का प्रश्न था। 100 से लेकर हमें 125 शब्द तक देना है। जितना पूछा गया उतना ही दे दीजिए, आपको 6 नंबर दे दिया जाएगा। अब हमारा आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या आ जाता है? लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, जिसका शब्द सीमा होता है, यानी एक प्रश्न का उत्तर आप देंगे तो 250 शब्दों में। इसके लिए आपको 8 नंबर दिया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा आपको एक प्रश्न के लिए 8 नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 ही प्रश्न पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको 2 प्रश्न उत्तर का दे देंगे, 16 नंबर दे दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है
दक्षेस से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व एवं आवश्यकता का वर्णन कीजिए। दक्षेस यानी सार्क वाला, इससे आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताइए। मान लीजिए भैया ये वाला प्रश्न आपको नहीं पता तो ये अथवा करके ये वाला प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। पंजाब में, यहाँ पे देखिए, पंजाब में शांति स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने क्या प्रावधान यानी क्या कदम उठाए, इसके बारे में कर दीजिए। तो दोनों में से किसी एक का करना है, कर लीजिए, 8 नंबर फिक्स कर लीजिए। उसके बाद में देखिए क्या है, 32 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश युद्ध के कारण, बांग्लादेश युद्ध के क्या कारण थे, भारत में बांग्लादेश को किस प्रकार समर्थन दिया। 1971 की बात है, यानी 1971 की बात है। भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, श्री यानी इंदिरा गांधी जी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद में अथवा करके ये वाला प्रश्न ऊपर वाला नहीं आ रहा तो ये वाला कर लीजिए। भारत पाकिस्तान, यहाँ पे देखिए, पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों के बारे में संक्षेप में वर्णन कर दीजिए कि पर क्या है, संक्षेप के बारे में आपको बताना है, प्रेजेंट टाइम में या किताबी भाषा से बता दीजिए जिस तरह से आपको आता हो। और यदि इनमें से किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है तो अपने शब्दों में भी इसका आंसर आप दे सकते हैं। ये नहीं कि आप किताबी भाषा से ही लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है अप्रूवल करेगा। आप अपने शब्दों में भी लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर जो है उतना ही नंबर देगा, बस समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने पूरे मॉडल पेपर को, संपूर्ण मॉडल पेपर को हल कर दिया है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, लेकिन वीडियो जितने भी विद्यार्थी ने देखा है उनके लिए क्या एक प्रकार से रामबाण वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरा मॉडल पेपर को हमने सोल्यूशन के साथ में बताया है, सिर्फ हमने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सोल्यूशन नहीं दिया है। इसका आंसर आपको क्या है, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, नहीं तो बुक में देखेंगे तो मिल जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। और जो मैंने 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न छोड़े इसका मैंने ऑलरेडी आंसर दे चुका हूँ अपने क्या है वीडियोज में, कुछ वीडियोज में। तो आप वो प्रश्न का उत्तर यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, 22 शिवम स्टडी नॉलेज लिख देंगे, वो वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को कंप्लीट समझ में आया होगा। इसके एक एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ कुछ नया लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए और अच्छे से बोर्ड की तैयारी करते रहिए।